बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नज़र, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो तय करेंगी खबरों का एजेंडा। ऐसे ही तमाम खबरों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा में। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बढ़ावा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल एम्स में शुरू। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से वैक्सीन को किया गया है तैयार। आईसीएमआर ने दूसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे को किया पूरे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहे हैं जिला विकास परिषद के चुनाव और इनको लेकर तैयारियां जोरों पर। केंद्र शासित प्रदेश में कल से शुरू होने वाले 20 जिला परिषदों के 8 चरणों में होंगे चुनाव। जम्मू और उधमपुर में कश्मीरी प्रवासियों के लिए विशेष मतदान केंद्र। और सिडनी में भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। 8 महीने बाद मैदान पर उतरी टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और आइए विस्तार से देखते हैं इन खबरों को और बात करेंगे सबसे पहले कोवैक्सीन ट्रायल की। कोरोना की स्वदेशी विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुरू हो गया। कोवैक्सीन की पहली खुराक एम्स की न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव और 3 अन्य लोगों को दी गई। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एम्स में करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन की ये खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन की खुराक 18 वर्ष या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ट्रायल पहले ही कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के दूसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में कहा गया है कि भारत में अगस्त तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 7.43 करोड़ लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इनसे सबसे अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में लोग मिले। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल के कम से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार तब तक जारी रहने की आशंका है जब तक वो सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। अब यह काम प्राकृतिक तरीके से संक्रमण से हो या टीकाकरण से। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 15 लोगों में से एक व्यक्ति SARS-CoV-2 के संक्रमण की चपेट में आया था। मई और अगस्त 2020 के बीच संक्रमण के प्रसार में 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। सर्वे के मुताबिक 10 साल के ऊपर के 6.6% लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके थे, जबकि 7.1% वयस्कों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली है। कुल मिलाकर ये समझें कि 10 साल से ऊपर का हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका था। सर्वे के मुताबिक 7.43 करोड़ लोग अगस्त तक कोरोना से संक्रमित हो गए होंगे। सर्वे का अनुमान है कि जब 26 से 32 कोरोना संक्रमण के मामले थे तब हम टेस्ट के जरिए केवल एक को ही पकड़ पा रहे थे। इससे पहले सर्वे में यह संख्या और भी ज्यादा थी, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने की वजह से ये नीचे आई है। मई और अगस्त के बीच में वयस्कों में संक्रमण 10 गुना बढ़ा था। यह सर्वे अगस्त और सितंबर 2020 में किया गया था। उन्हीं 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांवों और वार्ड में यह सर्वे किया गया था, जहां पहला सीरो सर्वे किया गया था। सर्वे का सैंपल साइज 29,082 था। और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े कोरोना सर्वे के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 20 से 24 नवंबर के बीच कराए गए घर घर सर्वे के नतीजे के अनुसार कुल 13,516 लोग लक्षण वाले यानी कि सिम्टोमेटिक पाए गए हैं और 8,413 इनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों की भी पहचान की गई है। इनमें से अभी तक 11,790 लक्षण वाले और 6,546 इनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों का टेस्ट कराया गया। कुल 1,178 लोग कोरोना संक्रमित मिले, यानी 6.42% अभी तक का पॉजिटिविटी रेट है।
और उत्तर प्रदेश में सितंबर में ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों वाले 11 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। सीरो सर्वे में 22.10% लोगों से में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई, यानी ये लोग कभी ना कभी कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसके बाद स्वस्थ भी हो गए। अगर इस सैंपल सर्वे को आधार माना जाए तो इन जिलों में हर 22वां व्यक्ति संक्रमित होने के बाद वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी के कारण ठीक हो गया था। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 26 नवंबर तक कोरोना के लिए कुल 13,70,62,779 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 26 नवंबर को 11,31,204 नमूनों की जांच हुई। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह मौजूद हैं। नितेंद्र, सबसे पहले आपसे सीरो सर्वे को लेकर जानकारी चाहेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये सीरो सर्वे? इसकी फाइंडिंग्स के बाद किस तरह से इसको समझा जाना चाहिए कि क्या है इसके परिणाम, क्या इसके मायने हैं? देखिए निखिल, सीरो सर्वे इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, चाहे वो शहर हो या फिर कोई ग्रामीण इलाका हो, झुग्गी झोपड़ी हो, उसमें कितना वायरस फैला है। ये सीरो सर्वे ये बता देता है, क्योंकि जब एंटीबॉडी टेस्ट होती है तो उसमें जब आता है तो ये पता चलता है कि पॉपुलेशन के कितने रेंज तक ये संक्रमण फैला हो। उससे क्या होता है कि सरकार को एक अंदाजा मिलता है कि किस तरीके से अपनी रणनीति बनाए, चाहे वो कंटेनमेंट का हो या फिर जो बाकी चीजों के लिए टेस्टिंग को लेकर के हो या फिर जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर के हो। तमाम चीजों पे एक रणनीति बनाने में सरकार को मदद मिलती है और एक मोटा मोटी आंकड़ा ये मिल जाता है कि एक तो संक्रमित लोग हैं, दूसरा ऐसे लोग जिनको संक्रमण तो हुआ लेकिन उनको पता नहीं चला और वो उस जो टेस्ट के दायरे में भी नहीं आ पाए। तो ऐसे में सीरो सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी अगर जब हम आंकड़ा देखते हैं तो 16% अर्बन जो स्लम की बात है, झुग्गी झोपड़ियों में 8% है जो नन स्लम की बात हो रही है, जैसे आवासीय इलाकों में है, या फिर 4% ही ग्रामीण इलाकों में है। 100 में से 4 लोग ही संक्रमित हुए हैं, हालांकि उनको पता नहीं चला। लेकिन ये बहुत आंकड़ा छोटा है। छोटा इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि अभी भी देश की बड़ी आबादी अभी भी संक्रमण के खतरे के दायरे में है। इसलिए हमें बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है और जो हाथ की सफाई बार बार बोला जाता है उसका ख्याल जरूर अभी रखना है, क्योंकि बाकी लोग अभी भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि एहतियात जरूर बरतें। जी बिल्कुल, एहतियात बरतने की बात है। और अगर जो स्वदेश विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का जो ट्रायल शुरू हुआ है, कोवैक्सीन की बात है, वो कितने उत्साहजनक, उसको किस तरह से देखते हैं? और सबसे खास बात है कि एम्स की इतनी बड़ी डॉक्टर न्यूरो साइंस सेंटर की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने के ऊपर भी ये ट्रायल किया गया है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही खुशी की बात है और एक खास तौर पे हम देखें कि ये अपना स्वदेशी वैक्सीन है, जो अपना देश का जो भारत बायोटेक है वो अपने देश का कंपनी है, अपने देश की वैक्सीन है जो आईसीएमआर के साथ मिल करके इसको बना रहा है और उसकी फेज 3 ट्रायल हो रहा है और उसमें देश भर के कई 22 साइट पे हो रहा है। तो उसमें एम्स में कल से शुरू हुआ। एम्स में भी जो न्यूरो की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर एमबी पद्मा श्रीवास्तव, उन्होंने अपने को वॉलंटरी ये वैक्सीन लिया है, खुद बोला है कि हमें वैक्सीन वो दीजिए और उनको पहला डोज दिया गया है। मेरी कल उनसे बात भी हुई थी तो वो बहुत खुश थी कि वो खुद आगे आकर के इस वैक्सीन को ली है। तो एक बड़ा ही उत्साहजनक चीज है। और इसके अलावा एम्स में कम से कम 1 से 1,500 जो डॉक्टर्स और बाकी दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी ये कोरोना वैक्सीन का टीका को दिया जाएगा जो भारत बायोटेक का है आगे आने वाले दिनों में। तो इससे एक ये फायदा होगा कि जब दूसरी डोज दिया जाएगा और उसके बाद जो 1 महीने की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसमें जो पता चलेगा कि कितने ये इसका प्रभाव है, कितना साइड इफेक्ट कोई नहीं है या बाकी चीजें, जो एक बहुत बड़ा सैंपल साइज में इस वैक्सीन को तीसरे चरण में फेज 3 ट्रायल में रखा गया है। खासतौर पर उसमें डायबिटीज के भी मरीज आएंगे, उसमें किडनी के भी आएंगे, उसमें बाकी दूसरे जो मरीज है उनको भी ये दिया जाएगा और एक एज ग्रुप है वो 50 से ऊपर के भी एज ग्रुप के लोगों को भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा सैंपल साइज है और इससे फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में जब इसकी डाटा आएगा अगले 1 से 2 महीने में, तो वो डाटा कंपनी जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उनको सबमिट करेंगे और उसके बाद उसका अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी फरवरी तक वैक्सीन
भारत का अपना वैक्सीन तैयार होकर जी, सबसे बड़ा सवाल जो सभी की जुबान पे होता है वो यह है कि वैक्सीन कब तक आ पाएगी, कब तक लोगों को मिल पाएगी। हालांकि उसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से वैक्सीन वितरित की जाएंगी और तमाम सारे उसके फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। देखिए, ये जो फेज 3 ट्रायल है वो एक तरह से वैक्सीनेशन ही है, बहुत मास लेवल पे होता है वैक्सीनेशन इसका। और जब ज्यादा सैंपल करीब 25 से 26 हजार लोगों को दिया जाएगा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एज ग्रुप में, तो ये पता चल जाएगा कि इसका जब डाटा आएगा अगले 1 से 2 महीने में, उससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों पे ये अच्छा काम कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसके अलावा जब ये चरण पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन भी साथ साथ चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी तक तो जरूर वैक्सीन आ जाएगा। और वो स्वास्थ्य कर्मियों को जो फ्रंट लाइनर है उनको सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद जो 60 साल 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर रखा गया है, दिया जाएगा वैक्सीन। इसके अलावा जो राज्यों की जो तैयारी की बात है वो ऑलरेडी अक्टूबर के लास्ट तक सभी राज्यों से डाटा केंद्र सरकार ने मंगा लिया है कि आप अपने राज्य में कैसे किन किन लोगों को वैक्सीन देंगे, उनकी सबकी लिस्ट आ चुकी है केंद्र सरकार के पास। उसके अलावा जो कोल्ड चेन की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चलता है और हमारा नेटवर्क बहुत ग्रामीण स्तर तक है, ये पहले से बना हुआ है, तो उसी नेटवर्क का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। और उसमें जो कोल्ड चेन वगैरह है वो तमाम चीजों की तैयारी हो चुकी है, वो कंप्लीट एक्सरसाइज है। यहाँ तक कि जो वैक्सीन जो किनको जो देंगे उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है। और इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन के, चूंकि इंजेक्टेबल ये वैक्सीन है, 2 डोज दिया जाएगा, तो उस इंजेक्शन की भी स्टॉक रख ली गई है कि कितने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी स्टॉक रख लिया गया है। और पूरी तरीके से डिजिटल इस बार इसका तरीके डिजिटल निगरानी होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है जो एक्सपर्ट कमेटी है उनको, कि आप डिजिटल निगरानी रखेंगे इस पे। और उस तमाम चीजों पे सरकार ने एक तरह से फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली है ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का लाइसेंसिंग को लेकर के, उसके बाद तुरंत जो है वो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और राज्य से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक वैक्सीन पहुंचाने की तमाम व्यवस्था की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए नितेंद्र। और अगली खबर जो हमारे एजेंडे की है वो जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। ये चुनाव कुल 8 चरणों में होंगे। बात अगर पहले और दूसरे चरण के चुनाव की करें तो पहले चरण का मतदान कल 28 नवंबर को और फिर दूसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। पहले चरण में कुल 43 सीटों के लिए 260 उम्मीदवार और दूसरे चरण में 41 सीटों के लिए 386 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। पहले 2 चरणों की 84 सीटों पर 646 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद 22 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इन चुनावों में पहली बार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय और गोरखाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने साफ कर दिया है कि इन चुनावों को लेकर सभी तरह के प्रबंध और खासतौर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं ताकि प्रदेश में 70 वर्षों के बाद पहली बार होने जा रहे इन चुनावों को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न कराया जा सके। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए श्रीनगर से जुड़ रही हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, किस तरह से देखती हैं कि कितना उत्साह है आम लोगों में 70 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है? जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके स्तर पर देखा जाए तो भागीदारी तो बहुत बढ़ चढ़ कर ली है लोगों ने। बिल्कुल ऐतिहासिक चुनाव है और इसी तरह से ऐतिहासिक भागीदारी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं इन चुनावों में उतरे हैं, जिस तरह से युवा और महिलाएं इन चुनाव में उतरी हैं और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल पहले चुनावों का बहिष्कार किया था और वो भी इस चुनाव में उतरे हैं, तो उसको देखकर उत्साह और महत्व इन चुनावों का निखिल अपने आप देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से एक नए विकास की दौर की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो युवा हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये चुनाव त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिसमें कि ज़मीनी स्तर का लोकतंत्र मौजूद होता है और दूर दराज के इलाकों में एक ग्रामीण के हाथ में शक्ति दी गई है कि वो उसके लिए पॉलिसीज़ कैसी हो, उन पॉलिसीज़ को कौन बनाए, क्या उसका डिज़ाइन हो, किस तरह से उसका आधार हो,
वो तय करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे लेकर यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है, तैयारियां भी यहाँ पर उसकी ज़ोरों से चल रही हैं। और पहली बार जिस तरह से जो पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं वो लोग, इसके अलावा जो गोरखा समुदाय के लोग हैं, जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो वो अपने आप को संपूर्ण रूप में जो है नागरिक शक्ति संपन्न जो है अपने यहाँ के नागरिक मान रहे हैं। इससे पहले केवल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्हें वोट देने का अधिकार, तो कहीं ना कहीं एक अधूरापन जो था वो उन्हें खलता था। लेकिन अभी जो सभी नागरिकों को इस तरह के अधिकार मिले हैं वो भी इस उत्साह का एक बहुत बड़ा कारण है। निखिल, बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, पंचायती राज व्यवस्था के तहत हर आदमी को अपनी पंचायत में सशक्त होने का अवसर मिलेगा, वोट देने का अवसर मिलेगा। किस तरह से इस बदलाव को देख रहे हैं? धारा 370 के तमाम प्रावधानों को हटाने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह से इन दोनों चीज़ों को रिलेट करती हैं और कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था 1989 में संशोधन करके इस व्यवस्था को लागू किया गया है और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का मतलब जो है वो अपने आप में बेहद सशक्त है, जो कि ग्रास रूट लेवल है, ज़मीनी आधार है, जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है नीति निर्माण में, उसकी भागीदारी ये सुनिश्चित करता है। इसको लेकर बेहद ये महत्वपूर्ण है। 370 की आपने बात की है, 370 के बाद महिलाओं को जिस तरह से अधिकार मिले हैं, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंचायत इलेक्शन में भाग लिया, बड़ी संख्या में बीडीसी इलेक्शन में भाग लिया, अब बड़ी संख्या में महिलाएं इस चुनाव में भी उतरी हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस है, अपने आप को वो पावरफुल महसूस कर रही हैं। इसके अलावा जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर उतरे हैं। तो तमाम देखिए कि जब ये डीडीसी का चुनाव होगा, डीडीसी अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी और वो रिप्लेस करेगा जो अभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। तो नीति निर्माण की तमाम शक्ति जो है ये देखिए आप किसके हाथ में आती है और उससे कौन लाभान्वित होता है। तो डायरेक्ट जो है जो आम आदमी है वो इनसे जुड़ रहा है और शासन से जुड़ रहा है, प्रशासन से जुड़ रहा है, नीति नियंत्रण से जुड़ रहा है। तो इसे लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह है और लोग इसका मतलब समझ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स भी हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप देखें, अगर पंचायत चुनाव की हम बात करते हैं तो उसमें बड़ी भागीदारी हुई थी, उसमें तकरीबन 77% के करीब जो है वोट पड़ा था। इसके बाद बीडीसी चुनाव में ये 98% तक पहुंच गया था और अब जब ये चुनाव हो रहे हैं 370 के बाद, उसको लेकर लोगों में, क्योंकि एक कंफ्यूजन से लोग बाहर निकले हैं, एक नया विजन उन्हें दिखा है, एक नए दौर की राजनीति लोग देख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स का बोलबाला था, जिस तरह से यहाँ करप्शन था, आप देखिए रोशनी एक्ट की तरह जिसमें जो जमीन घोटाला हुआ और किस तरह से राज्य की जमीन का दुरुपयोग किया गया। तो ये सब करप्शन के जो तार थे, भ्रष्टाचार के जो तार थे, वो आम आदमी के सामने एक बाढ़ बनकर खड़े थे, उनकी विकास की बाधा बनकर खड़े थे। इस बाधा को तोड़ने के लिए एक नई रिजीम में एक नया रास्ता जो लोगों को दिखा है, उसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। जी रमा, पंचायत के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, लोकल लेवल पर लड़े जाते हैं और पहली बार वहां पर इस तरह पे चुनाव हो रहे हैं। किस तरह से ये चुनाव के विविध रंग आप देख रही हैं? किस तरह से चुनाव में प्रचार का जो तरीका है वो देख रही हैं? कोविड काल है तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ तौर तरीके हैं वो भी बदले होंगे। बिल्कुल, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो है विभिन्न दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, या फिर अगर उनकी सभाएं भी होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं कि उसमें जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे और जो भी कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित नीति निर्देश हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे दूरी बरतना हो, वो सब चीज़ें रहें। सैनिटाइजेशन का जो व्यवस्था है वो हर जगह होता है। तो तमाम जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं। इवन अगर आप देखें कि पोलिंग स्टेशंस पर भी जो सैनिटाइजेशन है या डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे, या जिस तरह से जो कोविड अफेक्टेड पर्सन है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं जिससे कि हर व्यक्ति जो है वो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर पाए और इतने साल के बाद जो एक ऐतिहासिक मैंडेट उसके हाथ में आया है, जो ऐतिहासिक अधिकार उसके हाथ में आया है, उसका उपयोग कर सकें। तो उसको देखते हुए यहाँ पर काफी उत्साह और काफी एक बदली हुई फिजा भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, बदली हुई फिजा दिखाई देती है। रमा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और अगली खबर क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 36 रन बना लिए थे। 8 महीने बाद मैदान पर उतरी टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तपस, किस तरह से देखते हैं, क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए तो बड़ा दिन है, साथ ही साथ जो भारतीय फैंस हैं वो क्या उम्मीद रखें, किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को? जी, आपने बहुत सही कहा कि भारत का टूर डाउन अंडर, जिसे बहुत फेमसली कहा जाता है, वो शुरू हुआ है। वो पहला मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे है और अगर हम इस पिच की बात करें तो अभी तक करीब 7 ओवर हो चुके हैं, 7.3 ओवर इनफैक्ट, और 38 रन करीब बना लिए गए हैं। और दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया टॉस जीतने के बाद। तो एरन फिंच कप्तान और डेविड वार्नर दोनों ही बहुत ही आक्रामक अपना थॉट प्रोसेस लेके आए हैं, एक आक्रामक बल्लेबाजी करने का दिखा रहे हैं एक मादा, और कहीं ना कहीं एक भारतीय बॉलर्स के लिए एक चुनौती है। हमने देखा जिस तरीके से पहले 3 ओवर दोनों बुमराह और जिस तरीके से शामी ने किया, जैसे ही कोई भी चूक होती है दोनों ही बैट्समैन उस पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त नवदीप सैनी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी भारतीय टीम की, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। 5 रेगुलर बॉलर लेके उतरे हैं और हार्दिक पांड्या भी उनके साथ है। तो कोशिश इनकी यही करनी पड़ेगी कि जो स्कोर है वो 300 तक अगर सिमटा उसको रख सके तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि इस पिच में अगर हम एससीजी की बात करें तो एससीजी भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें, यहाँ पे अभी तक करीब 16 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं, उसमें सिर्फ 2 मैचेस में भारतीय टीम को जीत मिली। और जो एवरेज रहा है अभी तक इस पूरे इसमें यहाँ पे हम देखते आए तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा है वो 300 के ऊपर रहा है। तो अगर 300 तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को काबू करने में कामयाब रहती है तो एक बहुत अच्छा मौका रहेगा भारतीय टीम के पास इस जगह पे एक और जीत दर्ज करने का। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का पिछले कुछ सालों में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 मैचेस अगर हम देखें तो 4 में से 3 मैचेस भारतीय टीम ने जीतने में कामयाबी पाई है। तो ये बहुत अहम होगा। जो एक बहुत अहम चीज इस वक्त हमारे पास है कि रोहित शर्मा वो नहीं खेल पा रहे, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए कि किस तरीके से जो यंगस्टर है मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आएंगे शिखर धवन के साथ, तो किस तरीके से मयंक अग्रवाल इस चुनौती का सामना करेंगे कि वो बहुत अहम देखना होगा। आपको शायद याद होगा 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें भी आखिरी समय मयंक अग्रवाल को लेकर आया गया था, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया था। तो क्या इस बार ये जो ओपनिंग उनको लेके आया गया है, क्या कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे? केएल राहुल को कहाँ पे खिलाया जाएगा, क्योंकि केएल राहुल देखा गया है हमेशा ओपनिंग टॉप 3 में खेलने आते हैं, तो केएल राहुल को शायद 5वें नंबर पे लेके आएगा। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन है वो बहुत अहम होगा जब भारतीय टीम खुद बैटिंग करने आएगी। जी, निश्चित तौर पर टीम कॉम्बिनेशन अहम होगा। नवदीप सैनी किस तरह से प्रदर्शन करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। 50% दर्शकों के साथ में ये स्टेडियम में वो बैठ सकेंगे। किस तरह से दर्शकों में उत्साह देख रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि क्रिकेट एक बार फिर से अपनी लय में लौट सकेगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि दर्शकों में बहुत उत्साह है। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त जो है ऑस्ट्रेलिया में, उनसे सुबह जब बातचीत हुई तो कुछ वीडियो भेज रहे थे। तो भारतीय दर्शक जो है हमेशा से जहां पे भी भारतीय क्रिकेट टीम खेलती है एक उत्साह के साथ जाते हैं। तो आज भी वो उसी उत्साह के साथ सुबह सेलिब्रेशन कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे स्टेडियम के बाहर। और स्टेडियम में 50% जो है दर्शकों के आने के लिए व्यवस्था की गई है। तो भारतीय टीम का जरूर वहां पे हौसला अफजाई होगी, क्योंकि जहां पे भी भारतीय क्रिकेट टीम जाती है वहां पे उनके हौसला अफजाई के लिए भारत का आर्मी चली जाती है। तपस, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते बस आपसे एक आखिरी सवाल जो संक्षेप में आपसे जवाब जाना चाहेंगे। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इंडियन टीम के जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो ये मैच जीत सकती है? भारतीय टीम की बेहतरीन जो बल्लेबाजी का जो क्रम है, अगर उसमें से 1 या 2 खिलाड़ी चल जाते हैं, कप्तान विराट कोहली को सिर्फ
शायद 90 रन के आसपास कुछ जरूरत है 2000 रन बनाने के लिए, जो उन्हें तीसरा भारतीय क्रिकेटर बना देगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 या 2000 से ज्यादा रन बनाने में। ओडीआई में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर थे, उसके बाद रोहित शर्मा, अब ये तीसरे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे ये रहेगा कि एक साल के बाद अगर वो सेंचुरी कर पाए, 1 साल हो गया उनको सेंचुरी किए, तो एक सेंचुरी उनसे लोगों की दरकार है। और उसके बाद मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, ये जो नए सितारे, नए खिलाड़ी हैं, ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छा स्कोर करें, एक अच्छा प्रदर्शन करें कि अपनी जो प्लेइंग 11 में अपनी जगह जो है वो मजबूत कर पाए। निखिल जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि भारत कैसा प्रदर्शन करता है और किस तरह से रहता है ये मैच। बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज के एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।